सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 30 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो उसमें पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए भारत के सबसे भारी संचार उपग्रह कम्युनिकेशन सैटेलाइट का नाम क्या है। तो आंसर होगा CMS-03। तो भारत ने अभी तक जितने भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किए हैं ये उन सब में भारी है, वेट में मतलब सबसे ज्यादा वेट है इसका, सबसे भारी है। इसका नाम है CMS-03। वैसे इसे GSAT-7R के नाम से भी जानते हैं। वजन की बात करते हैं, वजन पे ही प्रश्न है कि सबसे भारी है तो कितना वजन है। 4400 किलोग्राम इसका वजन है। इसको बनाने में लागत आई है 1589 करोड़ रुपए। तो इसे अभी इसरो ने किस रॉकेट से लॉन्च किया, ये प्रश्न आएगा तो LVM-3 रॉकेट से। ये उपग्रह भारतीय नौसेना के लिए है मुख्य रूप से। ये आप एक और लाइन नोट कर सकते हैं, ये जो उपग्रह है, सैटेलाइट है, का बैंड हाई थ्रोपुट टेक्नोलॉजी के साथ काम करेगा। और ये टेक्नोलॉजी काम क्या करेगी? सुरक्षित संचार यानी कि सुरक्षित कम्युनिकेशन, डेटा और वीडियो सेवाओं के लिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है इसमें। और इसे इसरो अभी 2 नवंबर 2025 को लॉन्च करेगा। कहां से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। तो लॉन्च करने का उद्देश्य मैंने आपको बता दिया, नौसेना के लिए इस्तेमाल होगा। तो नौसेना के जहाजों, पनडुब्बियों और तट रक्षकों को सुरक्षित संचार प्रदान करेगा ये सैटेलाइट। और ये जो सैटेलाइट है ये किसको रिप्लेस करेगा? ये GSAT-7 को रिप्लेस करेगा, जिसने अपने 10 साल का जो इसका कार्यकाल था, लाइफ स्पान था, उसको पूरा कर लिया है। तो इसका नाम है CMS-03। ये अब तक का हमारा सबसे भारी, सबसे वजनी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, संचार उपग्रह है। और एक पॉइंट नोट करेंगे आप, इसरो का जो सबसे भारी लॉन्चिंग व्हीकल है, जो रॉकेट है जो सैटेलाइट को लॉन्च करता है, वो है LVM-3, जिससे इसको लॉन्च किया जाएगा। और हमारा जो चंद्रयान-3 मिशन था उसको भी हमने इसी रॉकेट से लॉन्च किया था, LVM-3, M4 भी कहते हैं या LVM-3 आप इसको कह दीजिए। अब बात इसरो की हो रही है तो इसरो के बारे में जानते हैं। स्थापना होती है 1969 में, हेडक्वार्टर बंगलुरु। चेयरमैन V नारायणन बने हैं 11वें नंबर के। इसका मोटो होता है स्पेस टेक्नोलॉजी इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। अच्छा, कुछ और सैटेलाइट्स जो हमने लॉन्च किए वो कुछ एक मैं आपको बताऊं तो निसार सैटेलाइट हमने लॉन्च किया था, नासा और इसरो ने मिलकर के इसको तैयार किया। भारत से इसको हमने लॉन्च किया था किस रॉकेट से? GSLV F-16 से। और इसरो ने PSLV C-61 को लॉन्च किया था जो कि विफल हो गया था, और ये इसरो का 101वां प्रक्षेपण था। इस रॉकेट की सहायता से हम EOS अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 09 सैटेलाइट को लॉन्च करना चाह रहे थे। उसके अलावा हमने NVS-02 उपग्रह को लॉन्च किया था। ये हमारा 100वां मिशन था GSLV F-15 से। और उसके पहले हमारा जो 99वां मिशन था वो स्पेडेक्स मिशन को लॉन्च करना था। हमने इसको लॉन्च किया था PSLV C-60 से। प्रोबा 3 मिशन यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, हमने लॉन्च किया था PSLV C-59 से। और मुनाल उपग्रह याद रखना ये नेपाल का है, इसे इसरो ही लॉन्च करेगा। ठीक है, ये भी पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने किसे शीर्ष कृषि खाद्य अग्रणी नामित किया है? तो आंसर होगा संजीव कपूर को। ये जो शेफ हैं संजीव कपूर, इनको आपने कई बार शोज वगैरह में, एडवर्टाइज वगैरह में जो सर्फ एक्सेल वगैरह का आता है उसमें देखा होगा। शेफ संजीव कपूर, जो भारत में सबसे फेमस शेफ है वो यही है। और इन्हीं को भी विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा 2025 का शीर्ष कृषि खाद्य अग्रणी यानी कि टॉप एग्री फूड पायोनियर ऑफ 2025 के रूप में सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार क्यों मिला? तो उन्हें यह पुरस्कार स्वास्थ्य और टिकाऊ भोजन को बढ़ावा देने, भारतीय कृषि का समर्थन करने और स्थानीय पौष्टिक सामग्री के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। कहां पर दिया गया? अमेरिका में। मतलब आपने देखा होगा जब ये खाना बनवाते हैं तो ऐसा नहीं है वहां से ये ले आना, वहां से ले, जो भी सामग्री होती है वो घर की सामग्री से इस्तेमाल करके बढ़िया बढ़िया डिशेज ही बनाते हैं। तो इनका जो फूड होता है पौष्टिक होता है, स्वस्थ और टिकाऊ भोजन होता है। और ये सम्मान देता कौन है? विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन, वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, जिसकी स्थापना 1986 में होती है। इसकी स्थापना की किसने थी? नॉर्मन बोरलॉग ने की थी। आप जानते हो उन्हें विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और ये फाउंडेशन ही विश्व खाद्य पुरस्कार भी देता है। इस विश्व खाद्य पुरस्कार को मैं आपको बता चुका हूं, खाद्य और कृषि के लिए या खाद्य और कृषि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के रूप में जानते हैं। और इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन, भारत में जिनको हरित क्रांति के जनक के रूप में हम जानते हैं। 1987 में मिला था उनको ये पुरस्कार। और अभी 2025 में भी किसी एक
व्यक्ति को दिया गया था विश्व खाद्य पुरस्कार की हम बात कर रहे हैं, बता सकते हो कौन है वो? तो याद रखना इनका नाम मारियांगेला हंगरिया, जो कि ब्राजील से हैं। ठीक है, तो ये सेम फाउंडेशन ये पुरस्कार भी देती है, तो लगे हाथ मैंने आपको वो भी रिवाइज करवा दिया। बाकी कुछ और भी अवार्ड्स चलो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। अच्छा, एक तो कल हमने एक अवार्ड पढ़ा था, इंपॉर्टेंट अवार्ड था विज्ञान रत्न पुरस्कार, जो मरणोपरांत दिया गया था प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लेकर को। उनका नाम जरूर याद रखना। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको अवार्ड्स रिवाइज नहीं करवा रहा हूँ, मैंने अवार्ड्स वाली शीट नहीं लगाई यहाँ पे, क्योंकि अवार्ड्स हम 2-3 दिन से लगातार पढ़ रहे हैं, 2-3 बार मैं आपको लगातार अवार्ड्स रिवाइज करा रहा हूँ। तो आज मैंने, भाई फूड वाला प्रश्न है ना, तो फूड से ही संबंधित कुछ प्रश्न आपको रिवाइज करा रहा हूँ। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को होता है, वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को। भारत की पहली हाइजेनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम ये लॉन्च हुई थी उज्जैन में। और अभी चौथा वर्ल्ड फूड इंडिया समिट 2025, ये भारत का सबसे बड़ा फूड समिट है, अभी हुआ ये नई दिल्ली में। और राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में टॉप पे रहा था केरल। वर्ल्ड फूड प्राइज 2025, ये देखो जो मैंने आपको बताया वही आ गया, मारियांगेला हुंगरिया ने जीता, ब्राजील से हैं। फूड प्लेनेट पुरस्कार 2025 जीता नाइट्रोकैप्ट ने, ये एक स्वीडिश स्टार्टअप है। ठीक है, तो फूड से संबंधित ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट से ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में ट्रेकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने वाला भी 26वां देश कौन सा बन गया? तो आंसर होगा फिजी। तो फिजी ये जो देश है, ये ट्रेकोमा को पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम यानी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में खत्म करने वाला 26वां देश बन गया है दुनिया का। ये घोषणा की है अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। ट्रेकोमा क्या है? वैसे तो हम पहले भी इसकी बात कर चुके हैं। ये जीवाणु से होने वाला एक रोग है। कौन सा जीवाणु? क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस जीवाणु। इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है बात करेंगे तो आंखों को प्रभावित करता है, अंधापन तक हो सकता है इससे। ये एक तरह का संक्रामक रोग है, यानी कि एक दूसरे में फैलने वाला है। और आपको याद दिला दूं, हमने कब पढ़ा था ट्रेकोमा के बारे में? हमने पढ़ा था जब WHO ने 2024 में भारत को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया था। और इसी साल की स्टार्टिंग में सेनेगल और बुरुंडी देश भी ट्रेकोमा से मुक्त हो गए थे। ट्रेकोमा आप कह सकते हो एक उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग है, यानी कि इंग्लिश में बोलोगे तो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है। मतलब ऐसे संक्रामक रोग जो कि आमतौर पर गरीब और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। तो इन क्षेत्रों में, इन देशों में क्या होता है, जो गरीब देश होते हैं, जो गर्म देश है, यहाँ पे अन्य बीमारियों की तुलना में इन पर कम ध्यान दिया जाता है, कम इन पे फंडिंग होती है, तो यहाँ पर ये ज्यादा देखने को मिलते हैं। फिजी देश की बात करें तो कैपिटल इसकी सुवा होती है, करेंसी है फिजियन डॉलर। तो अभी हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। देखो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड, हेड है टेड्रोस अधानोम। उसके अलावा आपको याद होगा WHO ने सारा नाम से AI डिजिटल हेल्थ प्रोमोटर लॉन्च किया था। WHO ने नेपाल के धुलीखेल नगर पालिका को पहला स्वस्थ शहर घोषित किया था, और ये इस तरह से एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया गया WHO के द्वारा। मी डेविस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था WHO ने। कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश बना जॉर्डन। भारत ने ट्रेकोमा को समाप्त कर दिया, ये हम पढ़ ही चुके हैं, 2024 में कर दिया था भैया। एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा भारत ने 2047 का। टीबी उन्मूलन का हमारा लक्ष्य 2025 है। मलेरिया खत्म करने का 2030 का है। उसके अलावा WHO ने जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त भी घोषित किया था। और नाइजर ये अफ्रीकी क्षेत्र का पहला देश बना था जिसने आधिकारिक तौर पर ऑन्कोसर्सियासिस को खत्म कर दिया था, जिसे रिवर ब्लाइंडनेस के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, वैसे भारत ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं या हाथी पाँव बोलते हैं, इसको कब तक खत्म करने का लक्ष्य रखा? 2027। अभी WHO ने आयु अनुकूल शहर के रूप में मान्यता दी थी कोझिकोड केरल को। और WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश बना था सूरीनाम। और ये सेनेगल, मैंने आपको बता ही दिया, ट्रेकोमा मुक्त हमने घोषित कर दिया था। और अभी WHO ने किसे रुबेला मुक्त घोषित किया था? नेपाल को। और भारत का लक्ष्य क्या है? खसरा रुबेला मुक्त बनने का 2026 का है। ठीक है, तो WHO से ये सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा रंजना प्रकाश देसाई को। तो 8वां वेतन आयोग ये केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे और पेंशन की समीक्षा करने के लिए गठित किया गया है, और अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दे दी है। ये 7वें वेतन आयोग की जगह लेगा, ऑब्वियस सी बात है। और इसका अध्यक्ष बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई को। साथ में आयोग के अन्य सदस्यों के रूप में प्रोफेसर पुलक घोष और पंकज जैन को भी शामिल किया गया। और साथ ही में आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है।
एक पॉइंट नोट डालना कि उत्तराखंड और गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कमेटी का हेड इन्हीं को बनाया गया था, रंजना प्रकाश देसाई को। तब भी हमने इनका नाम पढ़ा था। और इससे पहले जो 7वां पे कमीशन था, 7वां वेतन आयोग था, जो कि 2016 में बना था, उसके हेड कौन थे? जस्टिस अशोक कुमार माथुर। और जो पहला वेतन आयोग था उसके अध्यक्ष थे श्रीनिवासन बरदाचारी। अभी आपको बताएं, हमारे जो नए सुप्रीम कोर्ट के नए अध्यक्ष होंगे 53वें नंबर के, उनका नाम क्या है? सूर्यकांत उनका नाम है, जस्टिस सूर्यकांत। बाकी कुछ और अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। जैसे कि आरपीएफ की पहली महिला प्रमुख बनी थी सोनाली मिश्रा नाम है। एलआईसी के एमडी सीईओ बने आर दुर्रे स्वामी। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के अध्यक्ष बने नितिन गुप्ता। एरडाई के नए अध्यक्ष बने अजय सेठ। सनसेट टीवी के सीईओ उत्पल कुमार। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक बने संजय सिंघल। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक बने डॉक्टर ए राजराजन। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सीईओ बने संजू गुप्ता, इस पद पर आने वाले दूसरे भारतीय। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला एमडीसीओ बनी प्रिया नायर। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने कविंदर गुप्ता। गोवा के राज्यपाल अशोक गजपति राजू। हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर आशिम कुमार घोष। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष बने अभिजात शेठ। और क्षमता निर्माण आयोग कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के अध्यक्ष बनी थी एस राधा चौहान, इनका नाम है। ठीक है, ये अपॉइंटमेंट्स भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी हाल ही में किसने त्रिशूल अभ्यास का आयोजन किया? तो आंसर होगा उपर्युक्त सभी, मतलब भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना ने, तीनों ने मिलकर के इसका आयोजन किया। यह है त्रिशूल अभ्यास। अभी 30 अक्टूबर को ये शुरू हुआ, आज ही, और 10 नवंबर तक ये चलेगा। इसमें हमारी तीनों सेनाएं शामिल हो रही हैं। और कहाँ पर हो रहा है? तो भारत पाक सीमा पर, मुख्य रूप से आप कह सकते हो गुजरात के कच्छ क्षेत्र के रण में, पाक सीमा के पास सर क्रीक में इसका आयोजन होगा। ये जो सर क्रीक है ये भारत पाक के बीच विवादित है। ये वैसे भारत का ही हिस्सा है पर पाक इसे अपना बताता है, इसीलिए ये विवादित है। अच्छा, यहाँ मैं आपको रिवाइज कराता हूँ अभी भारतीय सेना ने कौन कौन से अभ्यास किए। तो भारतीय सेना ने एक ड्रोन प्रहार अभ्यास किया था अरुणाचल प्रदेश में। दिव्य शक्ति अभ्यास किया था सिक्किम में। अचूक प्रहार अभ्यास किया अरुणाचल प्रदेश में। युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास किया अरुणाचल प्रदेश में। समन्वय शक्ति अभ्यास किया असम और मणिपुर में। सियोम प्रहार अभ्यास किया अरुणाचल प्रदेश में। और अगुम फ्यूरी अग्नि अभ्यास किया था राजस्थान के थार रेगिस्तान में। अब आपके लिए होमवर्क प्रश्न होगा, ये तीनों सेनाओं के जो चीफ है, आर्मी चीफ, नेवल चीफ और एयर चीफ मार्शल, तीनों के नाम आपको लिखने हैं। मैं तो आपको कई बार बताया हूं, अभी आपका टेस्ट ले लिया अचानक से। बताइए हमारे तीनों सेनाओं के प्रमुखों के नाम, चीफ के नाम क्या है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश और दिव्या देशमुख ने यूरोपीय शतरंज क्लब 2025 में कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा यहाँ पे गोल्ड मेडल। यूरोपीय क्लब कप शतरंज टूर्नामेंट 2025 की हम बात कर रहे हैं। ये हुआ अभी ग्रीस के रोड्स में, 18 अक्टूबर को शुरू हुआ था, 26 अक्टूबर तक चला ये। और इसमें मेल कैटेगरी में डी गुकेश ने गोल्ड जीता और वुमेन कैटेगरी में दिव्या देशमुख ने गोल्ड जीता। इस तरह से भारत को यहाँ पे 2 गोल्ड मिले। अब चेस की बात हो रही है तो चलो चेस से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। पहले कुछ स्टैटिक, फिर करंट अफेयर्स। एक तो याद रखना, हमारे जो पहले ग्रैंड मास्टर हैं उनका नाम है विश्वनाथन आनंद, जिन्हें लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। उनकी ऑटोबायोग्राफी है माइंड मास्टर। और इन्हीं को सबसे पहले 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हमारे डी गुकेश ही हैं। और ये पॉइंट जरूर याद रखना, हमारी जो पहली महिला ग्रैंड मास्टर हैं वो है एस विजय लक्ष्मी। और ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली महिला का नाम है कोनेरू हम्पी। और ये जब भी चेस वाला प्रश्न आता है मैं आपको हमेशा ये पॉइंट बताता हूँ। और डेली अगर आप हमसे करंट अफेयर पढ़ते हो तो इनके बीच में आपको डिफरेंस कई बार समझा चुका हूँ। बाकी वर्ल्ड चेस डे होता है 20 जुलाई को। भारत में पहली बार चेस अकेडमी खुलेगी भुवनेश्वर में। अभी 2024 में जो 45वां चेस ओलंपियाड है वो हंगरी बुडापेस्ट में हुआ था। और मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी में भारत विजेता रहा। 2026 वाला जो 46वां फिडे चेस ओलंपियाड है वो ताशकंद उज्बेकिस्तान में होगा। उसके अलावा वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2024 को जीता कोनेरू हम्पी ने। और फिडे विश्व ब्लिट्स चैंपियनशिप में आर वैशाली ने ब्रोंज जीता था। और चेन्नई के डी गुकेश चीन के डिंग लेरेन को हराकर सबसे कम उम्र में फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीतने वाले चेस प्लेयर बने थे। उसके अलावा शतरंज खेल में 2800 येलो रेटिंग का आंकड़ा पार करने वाले भारत के दूसरे ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी बने। फिडे चेस वर्ल्ड कप जो 2025 में अभी 31 अक्टूबर से होंगे ये शुरू, भारत इनको होस्ट कर रहा है। भारत में भी कहाँ पे? गोवा में।
विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 को जीता प्रणव वेंकटेश ने। और फिडे महिला विश्व चैंपियनशिप 2025 हुई थी चाइना में, उसको जीता था चाइना की जू वेंचुन ने। किस देश ने शतरंज पर प्रतिबंध लगा दिया? अफगानिस्तान। नॉर्वे चेस टूर्नामेंट को जीत लिया मैग्नस कार्लसन ने, जो खुद नॉर्वे के चेस प्लेयर हैं। तीसरा फिडे वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप 2025 हुआ था अभी जॉर्जिया में, उसको दिव्या देशमुख ने जीता था कोनेरू हम्पी को हरा के। और फिर हमने देखा इस तरह से हमारी 88 नंबर की ग्रैंड मास्टर बनी थी दिव्या देशमुख, महाराष्ट्र से हैं। और पहला चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 हुआ रियाद सऊदी अरब में, और इसको जीत लिया था मैग्नस कार्लसन ने ही। 89 नंबर के हमारे चेस ग्रैंड मास्टर बने फिर रोहित कृष्णा, तमिलनाडु से हैं। आर वैशाली ने लगातार दूसरी बार महिला ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट जीतकर इतिहास रचा। और ये टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ था? उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ था। उसमें मेंस टाइटल जीता था अनीश गिर ने, जो कि नीदरलैंड से हैं। और यहाँ पे आर वैशाली ने हराया था कैटरीना लेग्नो को। बाकी विश्व चैंपियन डी गुकेश को हराने वाले सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने थे अभी अभिमन्यु मिश्रा उनका नाम है, अमेरिकी है। ठीक है, तो ये चेस से हमने सब कुछ रिवाइज कर लिया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बी मान योजना को किसने मंजूरी दी? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो अभी उड़ीसा सरकार ने बी मान योजना को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य है राज्य को पूर्वी भारत का विमानन हब बनाना। इस योजना पर 14,182 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बी मान का मतलब क्या हो गया? बी मान की फुल फॉर्म होती है बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एविएशन एसेट्स एंड नेटवर्क। तो इससे विमानन क्षेत्र के सभी पहलुओं को एक ही ढांचे के तहत लाया जाएगा, जिससे एविएशन फॉर ऑल के समावेशी दृष्टिकोण के तहत उड़ीसा पूर्वी भारत में एक प्रमुख विमानन केंद्र बन सकेगा। अब बात उड़ीसा की है तो ये रहा मैप में उड़ीसा। कैपिटल भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री है मोहन चरण मांझी, गवर्नर है हरिबाबू कंबमपति। और यहाँ का राजकीय पशु सांबर डियर हो गया, राजकीय पक्षी है इंडियन रोलर, वृक्ष है पीपल का, पुष्प है अशोक फ्लावर। भितरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क है यहाँ पे। हीराकुंड है यहाँ पे, हीराकुंड बांध महानदी पर। इंद्रावती बांध है इंद्रावती नदी पर। अब्दुल कलाम द्वीप किसे कहते हैं? व्हीलर द्वीप को। कोणार्क सूर्य मंदिर यहाँ पर है, ब्लैक पैगोडा जिसको कहते हैं। जगन्नाथ मंदिर है यहाँ पे, व्हाइट पैगोडा कहते हैं। क्लासिकल डांस है यहाँ का ओडिसी, और क्लासिकल लैंग्वेज है उड़िया। कुछ फेस्टिवल्स देखो, नुआखाई फेस्टिवल हो गया, रजा पर्व फेस्टिवल हो गया, बाली यात्रा हो गया, कोणार्क नृत्य महोत्सव हो गया, छऊ महोत्सव हो गया, बोईता बंदना महोत्सव हो गया, शीतल षष्ठी पर्व हो गया, धनु यात्रा उत्सव हो गया। उसके अलावा शक्ति श्री कार्यक्रम यहाँ पे शुरू हुआ, और सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्र सम्मेलन भी हुआ था भुवनेश्वर में। उड़ीसा का कालिंगा रत्न अवार्ड 2024 दिया गया हमारे जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान को। उड़ीसा के भितरकनिका नेशनल पार्क में क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया। और उड़ीसा हैंडलूम की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी माधुरी दीक्षित। भारत का पहला फिनटेक हब IGFTCH ये कहां पर लॉन्च हुआ था? भुवनेश्वर में। इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड ग्लोबल फाइनेंशियल टेक कैपेसिटी हब। 2026 में भारतीय टूर ऑपरेटर संघ का 41वां वार्षिक सम्मेलन ये विशाखापत्तनम में होगा। अभी 2025 वाला पूरी उड़ीसा में हुआ था। पहली बार दिल्ली के बाहर अनुसूचित जाति जनजाति समिति का राष्ट्र सम्मेलन हुआ था भुवनेश्वर में। उसके अलावा 28वां आसियान TT टीम चैंपियनशिप ये भारत में हुआ था भुवनेश्वर उड़ीसा में ही। उड़ीसा के देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भारत का सबसे नया टाइगर रिजर्व घोषित करने की मंजूरी दी गई। और भारत का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्लांट ये उड़ीसा के गोपालपुर में बनाया जा रहा है। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्टर जो है अश्विनी वैष्णव, इन्होंने IIT भुवनेश्वर में नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला की स्थापना को मंजूरी दे दी। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत की रैंक क्या है? तो आंसर होगा 7th रैंक है भारत की। तो हम बात कर रहे हैं अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 की, जो कि अभी हुआ 20 से लेकर 27 अक्टूबर तक। कहां पर? सर्बिया में हुआ था। सर्बिया के नोवी साड नामक स्थान पे हुआ था। इसमें भारत ने 1 गोल्ड 2 सिल्वर 6 ब्रोंज यानी कि टोटल 9 मेडल जीते हैं। और मेडल टैली में भारत 7वें स्थान पे रहा। अच्छा, ये 1 गोल्ड भारत की तरफ से कौन लेकर के आए? सुजीत कलकाल इनका नाम है, सुजीत इनका नाम है। ये मेंस फ्री स्टाइल की 65 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड लेकर के आए भारत के लिए, तो इनका नाम ध्यान रखना। और पूरी मेडल टैली में आप बात करेंगे, टॉप 3 देश देख लो। पहले स्थान पे जापान है 6 गोल्ड 1 सिल्वर 3 ब्रोंज के साथ। दूसरे पे ईरान है, तीसरे पे अमेरिका है। भारत 7वें स्थान पर है। और रेसलिंग की बात है तो 2 नाम आपको याद आएंगे। साक्षी मलिक का नाम, इनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी, विटनेस नाम है। और विनेश फोगाट
रेसलर थी हमारी, रिटायरमेंट ले लिया इन्होंने। उसके अलावा इसी साल अभी सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी, जॉर्डन के अम्मान में हुई थी, और यहाँ पे भी भारत ने 1 गोल्ड जीता था, 3 सिल्वर और 6 ब्रोंज, यानी कि 10 मेडल जीते थे। ये 1 गोल्ड लेकर के आई थी कौन? मनीषा भानवाल, 62 किलोग्राम कैटेगरी में। और अभी अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हुआ था एथेंस ग्रीस में। भारत ने इसमें 4 गोल्ड, 4 सिल्वर और 1 ब्रोंज जीता था, 9 मेडल। और भारत मेडल टैली में तीसरे स्थान पर रहा था। देखो, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की भी बात कर लें, हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष हैं नेनाद लालोवेक। ठीक है, ये सब ध्यान में रखना बात है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में चर्चा में रहा ताफ्तान ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो ये आपको मिलेगा ईरान में। तो ईरान में है ये ताफ्तान ज्वालामुखी। और ये भी चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसमें अभी 7 लाख से अधिक वर्षों के बाद कोई हरकत देखी गई है। इस ज्वालामुखी की चोटी के पास की जमीन लगभग 9 सेंटीमीटर ऊपर उठ गई है, और इससे पहले यहाँ पर सल्फर गैस की गंध, स्मेल भी महसूस की गई थी। आपको बता दूं कि ये अभी तक कभी भी नहीं फटा है, इसमें से कोई उद्गार नहीं हुआ, तो इसे लुप्त माना जाता था। पर अब इन गतिविधियों को देखते हुए वैज्ञानिकों ने इसे निष्क्रिय यानी कि डॉर्मेट श्रेणी में रख दिया है। तो ताफ्तान ज्वालामुखी पूछेंगे कहां पर है, तो ईरान में है। अच्छा, यूं बताओ, ज्वालामुखी प्रक्रिया से कौन सी चट्टान बनती है? याद रखना, आग्नेय चट्टान बनती है। ये चट्टानें तब बनती है जब पिघला हुआ मैग्मा, जब ज्वालामुखी के अंदर होता है तो उसे मैग्मा कहते हैं, और जब वो ज्वालामुखी के बाहर आ जाता है तो उसे लावा कहते हैं। दोबारा आने के बाद जब ये लावा निकल करके पृथ्वी की सतह पर फैल जाता है और ठंडा होने पर ये ठोस बन जाता है, तो उसी को कहते हैं आग्नेय चट्टानें। बाकी कुछ ज्वालामुखी वॉल्केनो से संबंधित प्रश्न मैं आपको कराऊंगा। देखो, अगर पूछे वो कौन सा महाद्वीप है जहाँ पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। ये इटली में आपको मिलेगा, लिपारी द्वीप पर। और इटली में ही एटना ज्वालामुखी है, सिसिली द्वीप पर। और विसुवियस ज्वालामुखी भी इटली में है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर बैरन ज्वालामुखी है, पड़ चुके हैं अंडमान निकोबार में। और किलायू ज्वालामुखी, मोनालोआ ज्वालामुखी, ये आपको मिलेगा अमेरिका में, हवाई द्वीप पे। माउंट इबू, माउंट सेमेरू, लेवोटोबी लाकी ज्वालामुखी हो गया, क्राकातोआ हो गया, माउंट मेर्रापी हो गया, माउंट सिनामुंग हो गया, ये सब आपको मिलेंगे इंडोनेशिया में। अच्छा, ज्वालामुखी में सबसे ज्यादा कौन सी गैस निकलती है? तो याद रखना, जलवाष्प, वाटर वेपर। उसके अलावा रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर। पृथ्वी का सुरक्षा वॉल्व किसे कहते हैं? ज्वालामुखी को कहते हैं। और ज्वालामुखी फटने पर शीर्ष पर जो गड्ढा बनता है उसे क्या कहते हैं? क्रेटर या ज्वालामुखी विवर। दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो याद रखना, ओजोस डेल सलाडो। ये चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है। और रशिया के कमचटका प्रायद्वीप में स्थित कल्यू चेवस्काया ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था। ये एशिया यूरोप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। और रूस के कमचटका प्रायद्वीप में ही एक और ज्वालामुखी में अभी उद्गार हुआ था 600 सालों के बाद। यह है क्रेशेनिनिकोव ज्वालामुखी। ठीक है, तो ज्वालामुखी से भी संबंधित प्रश्न मैंने आपको रिवाइज करा दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में के मातंगी रामकृष्णन का निधन हो गया। वे क्या थी? प्लास्टिक सर्जन थी। तो डॉक्टर के मातंगी रामकृष्णन भारत की एक प्रतिष्ठित प्लास्टिक सर्जन थी। अभी 91 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। तो वे बाल चिकित्सा, प्लास्टिक सर्जरी और बर्न केयर में अपने अग्रणी काम के लिए जानी जाती थी। उन्हें भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान भी दिया जा चुका है, पद्मश्री जिसको कहते हैं, 2022 में दिया गया था। और आपको याद हो तो इटली देश ने उनको 2009 में विटेकर अंतर्राष्ट्रीय बर्न पुरस्कार से सम्मानित किया था। उन्होंने चेन्नई के सरकारी किलपोक मेडिकल कॉलेज में दक्षिण भारत में पहली सरकारी संचालित व्यापक बर्न यूनिट की स्थापना की थी। तो के मातंगी रामकृष्णन फेमस प्लास्टिक सर्जन थी। बाकी निधन वाले और प्रश्न मैं आपको रिवाइज करवाऊं तो अभी भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष और न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर MR श्रीनिवासन का निधन हो गया। 2015 में मिला पद्म विभूषण। मारुति चितमपल्ली, वे एनवायरमेंट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए जाने जाते थे, महाराष्ट्र से थे। अरण्य ऋषि के नाम से उनको जाना जाता था। 2025 में मिला पद्मश्री। इंपॉर्टेंट है प्रश्न। भारत के दिग्गज क्रिकेटर दिलीप दोषी का निधन हुआ। उनकी ऑटोबायोग्राफी क्या थी? स्पिन पंच। नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति मुहम्मदू बुहारी का निधन हुआ। दुनिया के सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक थे फौजा सिंह, पंजाब से थे। पगधारी बवंडर के नाम से भी प्रसिद्ध थे, निधन हुआ। प्रख्यात अर्थशास्त्री और यूके के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य मेघनाथ जगदीश चंद्र देसाई का निधन हो गया। वे ब्रिटिश संसद के उच्च सदन में नियुक्त होने वाले
भारतीय मूल के पहले व्यक्ति थे, 2008 में मिला पद्म भूषण। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया, दिशोम गुरु के नाम से जाने जाते थे। नागालैंड के राज्यपाल का निधन हुआ, ला गणेशन नाम था। और औषधीय पौधे आरोग्य पच की खोज करने वाले कट्टीमथन कानी का निधन हो गया, वे केरल से थे। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में प्लीज एक बार शेयर जरूर करना। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक जरूर कर देना। बाकी चलो भी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न आपसे पूछा था, कार्बन सिंक से शुद्ध कार्बन स्रोत में परिवर्तित होने वाले विश्व में पहले उष्ण कटिबंधीय वन कहां पर है? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। फिर पूछा, विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को। फिर पूछा, अभी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बुरेवेस्टनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया? रशिया ने। और वनडे क्रिकेट में दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? विराट कोहली। और 4000 साल पुरानी हड़प्पा वासियों की पहली सड़क किनारे बनी सराय की खोज अभी हुई गुजरात में। पानी के नीचे चलने वाला ड्रोन जिसका नाम है गोस्ट जेलीफिश, इसको डेवलप किया चाइना ने। और बुकर प्राइज फाउंडेशन के द्वारा घोषित चिल्ड्रन बुकर प्राइज की पुरस्कार राशि कितनी है? वही है जो बुकर के लिए और अंतर्राष्ट्रीय बुकर के लिए है, 50,000 पाउंड। बाकी गृह मंत्री अमित शाह ने अभी भारत समुद्री सप्ताह का उद्घाटन कहाँ किया? मुंबई में। और नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन का अभी कौन सा संस्करण हुआ था? 8वां। और आखिरी प्रश्न था, मैक्सिको ग्रैंड प्री फार्मूला 1 रेस का खिताब जीत लिया लैंडो नॉरिस ने, मैकलेरन के फार्मूला 1 ड्राइवर हैं। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था अभी किस राज्य सरकार ने नोदी वंदन योजना शुरू की थी? तो आंसर होगा इसका पश्चिम बंगाल ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।